ये भी आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ाने वाला हूँ और उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज फार एज जेईई एडवांस इज कंसर्न। नीट में बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस, इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते नहीं है। बट जेईई में तो फ्रीक्वेंटली ऐसे कंसेप्ट के बेस करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए मैं अलग से आपको करा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम बेसिकली करके करा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसको कई बार सी फ्रेम भी बोला जाता है। बहुत सारे बुक्स में इसको सी फ्रेम भी लिखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं। लेट अस से आपके पास बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है। ये सब एक सिस्टम ऑफ मासेस, यही आपका बाउंड्री है। आप सोचो कि इसको मिला के ही आपका सिस्टम बन रहा है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ मासेस। इसमें सबकी कुछ कुछ वेलोसिटी होगी। जैसे ये m1 है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है। यहाँ पे कोई एक मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। और ऐसे ही n नंबर ऑफ मासेस हैं, ये mn मान लिया, इसकी वेलोसिटी को vn मान लिया। सबकी अपनी आर्बिट्री डायरेक्शन में कुछ कुछ वेलोसिटीज हैं। तो पहला काम क्या करेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn कर सकते हैं। इमेजिन करो कि ये सारे मासेस की आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लिया। VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखें VCM, इसको VC कह लेते हैं सिंपली, ठीक है, VC। तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन ऑफ MI/VI एंड डिवाइड बाय समेशन MI कर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सपोजिटली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इंडिविजुअल मासेस का वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ individual masses in center of mass frame be v1c v2c, ऐसे करके n नंबर ऑफ मासेस है तो vnc लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू c निकालनी है तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ c करेंगे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन अगर आपको फाइंड करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ c लिख सकते हैं। सेम चीज, सेम थिंग गोस फॉर वेलोसिटी ऑफ v2 आल्सो। आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस vc लिखेंगे। ऐसे ही n नंबर ऑफ मासेस है तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ nth मास विल बी वेलोसिटी ऑफ nth मास विथ रिस्पेक्ट टू c प्लस vc लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बताओ कि इसकी ग्राउंड फ्रेम में कितनी है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में सारे वेलोसिटीज मैंने मार्क कर रहे थे v2 v1 v2 सारे करके। अब मैंने ये सारे वेलोसिटीज को सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम कैलकुलेट करता हूं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम, इसको काइनेटिक एनर्जी इन जी फ्रेम लिख लेते हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, वैल्यू क्या लिखेंगे आप, हाफ ऑफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस n नंबर ऑफ मासेस है तो हाफ mn इंटू vn का स्क्वायर कर लिया। वापस से रीअरेंज वैल्यूज को यूज करें। हाफ m1, आपको याद है कि कोई भी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये डॉट प्रोडक्ट लेने के जैसा ही तो होता है, राइट। एक वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलता है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे ये जो v1 है, ये देखो, ये जो v1 है, आप v1 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो एक्चुअली इसका ही स्क्वायर कर रहे हैं आप, राइट, है ना। समझ आ रही है आपको, अगर आप v1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्चुअली इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद इटसेल्फ ले रहे हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली v1c प्लस vc इनका ही स्क्वायर करने जैसा है, ठीक है। वेक्टर लगाया और फिर स्क्वायर किया है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आएगा दोनों के बीच में। फिर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू v2c प्लस vc एंड फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड ऐसे ही n नंबर ऑफ मासेस है तो लास्ट में आप लिख सकते हो दिस इज हाफ ऑफ mn इंटू vnc एंड प्लस vc लिख लिया एंड फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। वैल्यूज को रीअरेंज करें। सो हाफ ऑफ m1 इंटू v1c का स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ पे इसको खोलोगे तो v1c का स्क्वायर आएगा, वैसे यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे v2c का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे खोलोगे तो vnc का स्क्वायर आएगा। तो मैं उन सबको एक साथ क्लब कर रहा हूँ।
यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ m2 इंटू v2c का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mn इंटू vnc का स्क्वायर। ठीक है, ये एक टर्म है, बट साथ साथ में जब आप यहाँ पे दूसरा टर्म इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो वीसी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी वीसी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी वीसी स्क्वायर आएगा, मतलब वीसी स्क्वायर वाला टर्म सब में कॉमन होगा। तो इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी हाफ ऑफ, ये रहेगा m1 प्लस m2 प्लस mn इंटू bc का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब थर्ड टर्म इनके डॉट प्रोडक्ट से बनेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं और वेक्टर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट आना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, दिस विल बी m1/2 into 2 times of v1c dot vc, फिर प्लस m2/2 into 2 v2c dot vc, एंड फिर ऐसे करके ऐड होना है। ये लास्ट टर्म एक लिख सकते हैं इसको अलग क्लब करके, दिस विल बी mn/2 into 2 vnc dot vc हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जिस पेशेंस रखिए, बस अब एंड पे पहुंच गए। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा बस बोरिंग सा पार्ट है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और वो रिजल्ट कहाँ से आया बस मैं आपको डिराइव करके बेसिकली दिखा रहा हूँ, जो कि आपको जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे तो ये वाला टर्म अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज दिस टर्म इंडिकेटिंग, ये क्या है, ये टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, kinetic energy of the Kinetic energy. center of mass frame बस काइनेटिक एनर्जी और कुछ फ्रेम रेम with respect Center to of C mass frame. विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट, क्योंकि आप देखो वहाँ पे v1c v2c लिखा हुआ है, मतलब वेलोसिटी आपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आपको क्या मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मिल रहा है। सो दिस इज गिविंग यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट बताइए ये वाला टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, kinetic energy of center of mass in ground frame काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम, है ना, क्योंकि वीसी आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, अब इस टर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें, अब लास्ट वाला जो टर्म बचा है उस पर ही थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला 2 तो हर जगह कट जाएगा, ये 2 इसके साथ कट गया, ये 2 इसके साथ कट गया, ये 2 इसके साथ कट गया। ओके, ये m1 को आप इसके साथ क्लब कर लो, इसके साथ क्लब कर लो। ठीक है, m1 इंटू v1c ये क्या इंडिकेट करता है, मोमेंटम ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, With respect to the center of mass frame. करेक्ट। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या है, m2 का मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, mn का मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर देखोगे तो सब में कॉमन क्या है, vc कॉमन है सब में, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज p1c प्लस p2c प्लस pnc और इसके साथ फिर डॉटेड vc कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। yes आपको याद है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी आप लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करते हैं तो एक तो तरीका होता है कि आप इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल के सबका वेक्टर सम कर लीजिए, और एक दूसरा तरीका भी था कि आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लीजिए और डायरेक्टली टोटल मास इनटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कर लीजिए। आपको याद है, याद है? Yes, sir. यस, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसको यूज करो तो देखो एक अच्छी चीज दिखेगी, P1c P2c PNC ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास पे, और आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, 0. 0। इसका मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 0। सो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 0. 0 ओनली ना, इसमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास में बैठ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 दिख रही है तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना दिखेगा, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी लिख रहे हैं आप, राइट। Yes, sir. इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, वैनिश कर गया, राइट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, आपस में कट गया, समझ आ गई। Yes, sir. ठीक है, Yes. अब इस वाला सिर्फ टर्म बचा हुआ है, उसको एक बार बस कोलैबोरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, सो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रही है व्हाट यू गेटिंग इज दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम in C frame plus kinetic energy of
center of mass in G frame plus ये वाला टर्म को एक बार थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे रहा हूं मैं, दिस इज P1C प्लस P2C प्लस PNC एंड इसके साथ डॉट किया आपने VC का। ये वाला टर्म को मैं कह रहा हूं दिस टर्म इज बेसिकली total mass into velocity of center of mass with respect to center of mass and फिर इसके साथ आपको डॉट करना है VC का। तो ये वाला टर्म तो अपने आप ही अपना जीरो हो जाएगा, velocity of center of mass with respect to center of mass is जीरो। इससे इंपॉर्टेंट बात ये सीखने को मिलती है कि सेंटर ऑफ मास एक जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास में बैठ के अगर आप देखोगे तो कभी भी आपको किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जीरो नॉन जीरो नहीं दिख सकता। अगर दो मास सिस्टम अगर है तो एक अगर इधर जा रहा है सर्टेन मोमेंटम लेके तो दूसरे को एकदम ठीक इसके उल्टे तरफ जाना ही पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो रहे। अगर तीन पार्टिकल का सिस्टम का मोमेंटम है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट एक तरफ आ गया, तो इस केस में अब आपको तीसरा को जो है इसके इक्वल एंड ऑपोजिट रखना ही पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कभी भी आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम नॉन जीरो नहीं आ सकता। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब इसमें आपको कोई मोमेंटम सिस्टम की नहीं मिलेगी। जीरो मोमेंटम फ्रेम which means that the linear momentum of the system with respect to center of mass will always be necessarily zero। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी। अब जो लास्ट का अपना कंक्लूजन है उसको बस खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, और ये मिला क्या हमें, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम is kinetic energy of system in C frame plus kinetic energy of center of mass in G frame। ये एंड रिजल्ट आपका याद रखने का चीज है, ठीक है। दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। इससे अगर आप देखोगे तो आपको एक और चीज भी पता चलेगी। क्या पता चलेगी आपको, कि जैसे मान लो कि कभी भी आपको एक सिचुएशन दिखता है जहां पे इंडिविजुअल मासेस अपनी वेलोसिटी तो चेंज कर रहे हैं बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सपोजली आप ऐसा सिचुएशन देखते हो, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये सोच लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप एक मास को खींच के अंदर फिर छोड़ दिया आपने और दो मासेस लगे हुए आपस में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल मासेस का वेलोसिटी चेंज कर ही रहा है। अगर इंडिविजुअल मासेस का वेलोसिटी चेंज होगा मतलब इंडिविजुअल मासेस का वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। बट क्या चीज है जो उसकी चेंज नहीं हो रही है, वो क्या कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप चेंज नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चेंज नहीं हो रही है तो क्या ये वाली टर्म चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम, क्या वो चेंज होगी? नहीं। तो चेंज कहाँ पे मिलेगा आपको, इसमें चेंज मिलेगा और इसमें चेंज मिलेगा, मतलब दोनों का चेंज सेम होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं मिल रहा है, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ कंडीशन इंपोज कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको सेम मिलेगी। इसका मतलब ये वाला टर्म जो भी होगा एक जगह वही वैल्यू होगा दूसरी जगह पे, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का, वही चेंज काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की है, ठीक है। इस पे बेस करके ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में सॉल्व होते हैं। जब एंड रिजल्ट बनेगा तब फिर और भी आपको बताऊंगा, बट ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि क्या है, वो हमने बताया, वो लिखते हैं। सो if external is 0 then initial velocity of center of mass will be final velocity of center of mass। ये वेक्टोरली करेक्ट होगा, ठीक है। initial velocity of center of mass will be final velocity of center of mass। therefore change in kinetic energy of center of mass
इन ग्राउंड फ्रेम अगर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तब इस केस में आप ये लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम in ground frame will be same as change in kinetic energy of system in C frame। ठीक है, ये कंडीशन के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ याद रखेंगे आप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब आते हैं हम दो पार्टिकल सिस्टम पे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए दो पार्टिकल सिस्टम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए और भी कुछ रिजल्ट्स हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम हमने दो पार्टिकल सिस्टम सपोजली कंसिडर कर रखा है। मतलब एक m1 है, उसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी v1, एक m2 होगा, उसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी v2। ये m1 मान लिया, इसमें कुछ एक वेलोसिटी है v1 और कुछ एक m2 मान लिया, यहाँ पे उसकी कुछ एक वेलोसिटी ले ली v2, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन में हो सकते हैं ये लोग। तो v1 v2 आपको पता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हमने vc मार्क किया था, तो vc की वैल्यू क्या लिखेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो v1c अगर निकालनी है आपको तो क्या करेंगे? v1 माइनस ऑफ vc करेंगे, वैल्यू को यूज करो आप, v1 माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 किया। यहाँ पे m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई करो, आप अगर नोटिस करोगे तो m1 v1 कट जाएगा, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट ओवर विद इज m2 into v1 माइनस ऑफ m2 into v2। तो m2 कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पे आ रही है आपके पास v1 माइनस ऑफ v2 आ रही है, और इसके साथ डिवाइड क्या हो गया आपके लिए? m1 प्लस m2 हो गया, ये m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब अगर लिखा p1c, अगर लिखा मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? m1, तो m1 into v1c किया। अब अगर आप करोगे, देखो ये कितनी आ रही है आपके पास? m1 into m2 by m1 plus m2 and this multiplied with v1 minus of v2 हो जाएगी। m1 m2 by m1 plus m2 कितनी होती है? Reduce mass। इसको रिड्यूस मास किया। v1 minus v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ Relative 1, velocity. रिलेटिव वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। अब इसी लॉजिक पे अगर मैं डायरेक्टली अगर लिखूं p2c क्या है? माइक्रोफोन प्लीज ऑफ करिए, किसी का नॉइज बहुत हो रहा है। ओके जैसे यहाँ पे p1c लिखा है, हमने mu into v12 लिखा है। सिमिलरली अगर p2c लिखते तो क्या आता? सिमिलरली अगर p2c लिखते तो क्या आता बताइए? क्या आता p2c? mu into क्या लिखते हैं? v21 2 3 Oh, sorry, 2 1 थ्री पार्टिकल सिस्टम कहाँ से लेके आ गया तुम? राइट। अब ये एक और चीज नोटिस करो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या 0 नहीं आएगा? Yes sir। आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? 0 आ रहा है या आना चाहिए ही था? चाहिए sir। आना चाहिए था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? नेट मोमेंटम जीरो मोमेंटम फ्रेम है। टर्म्स यूज करिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम। इसीलिए उसके फ्रेम में जब आप दो पार्टिकल सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक का मोमेंटम अगर एक है तो दूसरे का उल्टे तरफ ना हो और सेम ना हो मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली वही चीज इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या चीज, एक चीज याद रखनी है, इसमें ऐसे नहीं याद रखेंगे म्यू v12 म्यू v21, ऐसे नहीं याद रखेंगे। बस इतना याद रखो मैग्नीट्यूड कितना होता है। कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस निकालते हैं दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो सिंपली म्यू इनटू v रिलेटिव आती है। इतना तो याद रखना आसान है ना? याद रख सकते नहीं? याद रख सकते? Yes sir। याद रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस कंक्लूजन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम of both masses in C frame, the magnitude of linear momentum of both masses in C frame are identical
and given by, इसको मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, दिस इज P1C which is P2C and this is mu into V relative, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, mu into V relative याद रखना आसान है. So here mu is reduced mass, mu is m1 m2 by m1 plus m2 and V relative जो हमने लिख रखा है ये बेसिकली V1 minus V2 करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड दे दो. दिस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. ठीक है, तो आपने दोनों मासेस का क्या किया, दोनों मासेस का आपने क्या किया, इंडिविजुअली मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया. अब मोमेंटम कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे p²/2m करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी, राइट, इंडिविजुअल मासेस की मिलेगी नहीं मिलेगी. यस सर. अब मैं काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम लिख रहे हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम. चेक करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू को हम लिख रहे हैं, दिस इज P1C का स्क्वायर बाय 2m, m1 हो जाएगा, प्लस P2C का स्क्वायर बाय 2m2 हो जाएगा. ठीक है, और P1C और P2C तो सेम ही है, म्यू इनटू V रिलेटिव है, तो मैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो दिस विल बी म्यू, वो दोनों को कॉमन आउट कर लें तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा 1/m1 प्लस 1/m2 और P हो जाएगा आपका म्यू इनटू V रिलेटिव और इसका स्क्वायर कर दिया. देखो एक बार आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, एक बार क्लियरली बता दो, समझ आ रही है नहीं आ रही है. यस सर. ठीक है, 1/m1 प्लस 1/m2 क्या है, ये तो खुद ही 1/μ है ना, है ये नहीं है. इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 इनटू 1/μ हो गया और इसके साथ म्यू स्क्वायर इनटू V रिलेटिव का स्क्वायर आ गया. चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है. यस सर. ये म्यू और ये में तो गया. आप इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, कुछ क्या आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, कितना छोटा सा एक एक्सप्रेशन आ गया है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम, ये वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ म्यू इनटू V रिलेटिव का स्क्वायर आ रहा है. ये इतना छोटा सा एक्सप्रेशन है, सोचो. ठीक है, ठीक है, यस सर. ये वाली रिजल्ट एकदम Yes. बाय हार्ट याद रहनी चाहिए. ठीक है, कि दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी आएगी, हाफ म्यू इनटू V रिलेटिव स्क्वायर. ऐसे एक्सप्रेशन आपने कहीं देखा है क्या इससे पहले एक्सप्रेशन? कोलिजन में. Yes sir, just 1 minus e square वो restitution ratio था. वेरी गुड. अगर आपको कोलिजन में बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमने फाइंड किया था, राइट, है ना. मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना था, ये याद है किसी को? E का वैल्यू 0, राइट. यस. Yes sir. तो एक्सप्रेशन कितना आ रहा था, हाफ म्यू इनटू V रिलेटिव स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर था, ये था ना. Yes यस. sir. E का वैल्यू को 0 डाल दो, क्या आ गया एक्सप्रेशन आपके पास, हाफ सेम आ गया. इनटू V रिलेटिव का स्क्वायर आ गया, Same आ गया. राइट. Yes sir. अब ये लॉजिकली सोचते हैं कि वहां का एक्सप्रेशन यहाँ का एक्सप्रेशन मैच क्यों कर रहा है, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं. तो ये सोचो, पहली चीज है कि कोलिजन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं या सारे फोर्सेस इंटरनली हैं जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं. इंटरनल. इंटरनल फोर्सेस. Internal है. तो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होती है? नहीं. नो सर. नहीं, सेंटर ऑफ No, मास की sir. वेलोसिटी नहीं होती है, राइट. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बट इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटी चेंज होगी, राइट. यस सर. इसका मतलब Yes, जो भी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आएगा ग्राउंड फ्रेम में, वही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी, करेक्ट. Yes ठीक है. sir. अब आपको ये पता है कि इंडिविजुअल मासेस जब अलग अलग मूव कर रहे थे तब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी था. जब दोनों चिपक जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या, चिपक गए और चिपक के एक काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करते हैं, राइट, राइट. यस सर. Yes बट sir. जब चिपक गए तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई उन दोनों की, 0 हो गई, राइट. इसका मतलब Yes. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई सिस्टम की, 0 हो गई. 0. बट पहले क्या 0 थी, नहीं, कोलिजन के पहले तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी था ना, हाँ सर. और वो कितना था, हाफ म्यू इनटू U रिलेटिव का स्क्वायर, भी नहीं, U रिलेटिव का स्क्वायर, राइट. यस सर. तो वो पहले का काइनेटिक एनर्जी था और बाद में 0 हो गया, तो लॉस कितना हुआ, हाफ इंटू यू लेटेस्ट कर. हाफ म्यू इनटू U रिलेटिव स्क्वायर. एग्जैक्टली मैच तो कर ही रहा है.
आई बात समझ में आपको? Yes, sir. और क्यों मैच Yes, क्या, ये sir. भी समझ आना चाहिए, क्यों मैच कर रहा है ये भी समझ आना चाहिए। मैच क्यों कर रहा है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है ग्राउंड फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की, और फाइनल वेलोसिटी जो है ग्राउंड फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की, वो चेंज नहीं की। और इसीलिए जो हमारा रिलेशन जो था, वो जो मैंने आपको शुरू में ये डिराइव करने के बाद बोला था याद रखने के लिए, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम. Now, kinetic energy of center of mass in ground frame is not changing. That's a fixed value since there are no external forces acting on the system. So, whatever is the change in kinetic energy of the system in ground frame is the same kinetic energy का change in center of mass frame also. और इससे थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाता है. समझ आई आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए. हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो फिर आप क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं. अब एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. ठीक है, जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं. इमेजिन करो आपके पास ये सिनेरियो है. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है. स्मूथ सरफेस, ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है. ये स्मूथ सरफेस है और हम क्या कर रहे हैं, इसके इस बस के सीलिंग से एक लाइट स्ट्रिंग लेके यहाँ पे एक मास को लटका दिया है. ठीक है, ये आइडियल स्ट्रिंग है, मान लेते हैं लेंथ एल का. और ये जो मास को हमने लगा रखा है यहाँ पे, ये बॉब की तरह जो दिख रहा है आपको, वो एम का है. और ये ट्रॉली मान लेते हैं आपका, मान लेते हैं मास इसकी आपको दे रखी है, दिस इज से 3m दे रखा है. ठीक है, ये 3m मास का है. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? The question asked is, the system is released from rest. The system is released from rest. Rest से रिलीज किया हमने. अब पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं? पहला, find the relative velocity between bob and trolley when bob is at lowest position. ठीक है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया है. सेकेंड पार्ट, नंबर 2, find tension in string at lowest position. ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, मैं करता हूँ. देखिए, आपको थोड़ा सोचने का तरीका आपको समझ में आएगा कि कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को. सिस्टम को जब आप रिलीज कर रहे हो रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी है? 0. राइट. 0. इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपनी 0 है. ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा किसी भी आर्बिट्री एंगल पे टिल्ट करके दिखाओगे, तुम देखोगे तो सरफेस स्मूथ दे रखा है. मतलब कंबाइंड मास सिस्टम को अगर कंसीडर करें तो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं ऐड कर रही है इस पे, राइट? बाहर से कोई Yes. एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं ऐड कर रही है. किस पे? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल डायरेक्शन में तो डेफिनेटली ऐड कर रही है. क्या, कौन है वर्टिकल डायरेक्शन में? ग्रेविटी है ना. वही तो m1 m को जो बॉब है उसको तो नीचे कौन लेके आ रहा है? वो ग्रेविटी तो नीचे लेके आ रहा है. मतलब जो भी आपको एक्सटर्नल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस जो मिल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में मिल रहे हैं? बेसिकली आपको वर्टिकल ही मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मिल रहे हैं. तो इसका मतलब ये बॉब जब नीचे की तरफ आ रहा है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ट्रॉली को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना करे. अरे बात समझ में आपको? हॉरिजॉन्टली शिफ्ट ना करे, वर्टिकली शिफ्ट करेगा ये ऑब्वियसली. तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे जस्ट मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हमने क्या किया है.
तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा दिया कि बेसिकली प्रीवियस पोजीशन से थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है, और ये बॉब को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, तो बॉब अपना टिल्ट हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझानी है मुझे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्टली हम वहां पे पहुंच सकते थे जल्दी, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम टेकिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक एंगल थीटा का हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, देन एनी एंगल थीटा, इट इज नॉट 90 डिग्री फॉर नाउ, ठीक है, दिस इज नॉट 90 डिग्री फॉर नाउ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पक्का है कि इस बॉब के पास एक वेलोसिटी रिलेटिव टू ट्रॉली तो है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे बैठ जाओगे, यहाँ पे ट्रॉली के छत पे ही बैठ जाओगे, तो तुमको दिखेगा कि ये बेसिकली एक सर्कल में घूम रहा है, राइट, है ना, दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉब आपको ऐसा घूमता हुआ दिखेगा, राइट, है ना, अगर ट्रॉली के छत पे बैठ जाओगे तो, ग्राउंड से नहीं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यस इसका मतलब ट्रॉली के रिलेटिव इसके पास एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, सो दिस इज वेलोसिटी रिलेटिव कह देते हैं, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, बट ट्रॉली तो ऑलरेडी राइट की तरफ जा रहा होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, तो पक्का है इसके पास भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वेलोसिटी तो वेक्टोरियली ऐड करना ही पड़ेगा मुझे। आ रही बात समझ में आपको? उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा वही आपके लिए फाइनली मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉब दे देगा। अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो भी हमने शो कर रखा है, सोचो जो भी वेलोसिटी को हमने शो कर रखा है, ये एंगल मान लो आपका थीटा है, ठीक है, तो वी रिलेटिव का देखोगे एक वर्टिकल कंपोनेंट है वी रिलेटिव का cos थीटा, और इधर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है वी रिलेटिव का sin थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टली आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों आ रहा है सिस्टम के पास, क्योंकि ग्रेविटी उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगला चीज इंपॉर्टेंट है जो ये सोचो आप, क्या है इंपॉर्टेंट चीज अगली, कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी जस्ट सोचूं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे रिलेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर रिलेट करना चाहते हैं आप देखो, पहली चीज ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्या ग्राउंड में भी वही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी, पहले ये सोचो। सेम मिलेगी। सोच के बता रहे हैं या बिना सोच के बता रहे हैं? मैंने सवाल पूछा कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में इस सिस्टम के लिए, क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये सोच के आपको जवाब देना है। डिफरेंट होगा, क्यों, जस्टिफाई करिए। क्योंकि सर एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर रहा है ना, आई मीन इन द वर्टिकली ऐड कर रहा है, एक तो यही जस्टिफिकेशन है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि वर्टिकली तो उसके पास एक वेलोसिटी आ ही चुकी है, राइट, वी रिलेटिव cos थीटा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन का एक वेलोसिटी है, राइट, जो कि पहले नहीं था। आ रही बात समझ में आपको? यस इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे बोलते कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर कैलकुलेशंस कर रहे होते तो आप डेफिनेटली गलत करते, डेफिनेटली गलत करते। जैसे आप गलत करते तो क्या करते, आप बोलते कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 0 है, ठीक है, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बोल रहे हैं हाफ म्यू रिलेटिव का वी रिलेटिव का स्क्वायर है तो करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर आप ये बोले कि काइनेटिक एनर्जी का जो गेन हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg इनटू l sin थीटा, अगर आपने ये बोला तो गलत बोल दिया। ये l sin थीटा हम ले रहे हैं, दिस इज l sin थीटा। तो अगर किसी ने ये लिखा कि हाफ, मतलब यहां से ऐसे लिख रहे हैं हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg इनटू l sin थीटा, तो ये एक्सप्रेशन आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, आपको समझ आया है? यस क्यों होगा गलत, बताइए। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रही है, और ये इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड फ्रेम में होगा और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होना चाहिए, वो दोनों अगर सेम होगा तब आप ये कैलकुलेशंस करते हैं, तब आप ये कैलकुलेशंस को करते हैं कि एक का लॉस दूसरे का गेन हो रहा है, ये तब करते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं कर सकते, तो ये चीज का क्यों नहीं कर सकते, सिंस velocity of center of mass at position theta is not equal to initial velocity of center of mass which was 0, ठीक है, और इसीलिए ये नहीं कर सकते।
बट इंटरेस्टिंगली देखो, इंटरेस्टिंगली हमको जब का कैलकुलेशन करना है तब के लिए तो ये आराम से कर सकते हैं, जब का कैलकुलेशन अपने को करना है। अपने को कैलकुलेशन कब का करना है देखो, अभी देखो हमने हमें कब का कैलकुलेशन करना है, आप ये बताओ। बॉब जब वर्टिकल हो चुका है ना, यस सर, राइट? अभी बॉब को हम वर्टिकल बनाते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये बॉब हमारा वर्टिकल हो चुका है, ठीक है, ये लेंथ एल पूरा का पूरा खुल चुका है। अब आप ये बताओ कि वेलोसिटी किधर किधर होगी, किसके पास? जो बॉब होगा उसकी वेलोसिटी किधर होगी, पीछे की तरफ होगी, राइट? होगी नहीं होगी? इसको वेलोसिटी यस बॉब सर, ईबी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रॉली होगा उसके लिए वेलोसिटी किस तरफ होगी, राइट की तरफ होगी, यही होगा ना? यस सर, अभी देखो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, क्या आप नोटिस कर रहे हैं? यस सर, और आपको पता है इस वक्त अगर मैं बात करूं एट दिस मोमेंट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पक्का है मेरे पास जीरो आने वाला है। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो मोमेंटम कंजर्व रहना है, और इसमें दोनों की वेलोसिटीज क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो अगर आप स्मॉल m इंटू वी निकालेंगे और 3m इंटू वी निकालेंगे, दोनों क्या आएगा, सेम तो आएगा ना, यस सर, राइट? तो इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें, इन दिस सिचुएशन VCM इज अगेन जीरो। आपको दिख रही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वापस से कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहना है, सिंस मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी जीरो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। ठीक है, समझ आई आप सभी को? अब देखो वो कंडीशन मैच कर रहा है, देयरफॉर एज VCM इज UCM, Yes. इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड फ्रेम में होगी और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगी क्या होगी, सेम होगी, राइट? इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी, या एक से पढ़ा देते हैं, जी फ्रेम विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। सही है? यस सर, अब सी फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, आप ये बताइए। पहले काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे थे, राइट? यस सर, अब जब ये फ्रेम आ चुका है, तब दोनों के बीच का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या आएगा, वी रिलेटिव कितना है, वीबी प्लस वीटी, राइट? यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है आपके लिए, हाफ इनटू म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अलग स्टेप है। तो अब फाइनली आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा। अब ये कैलकुलेशन कर कहाँ रहे फ्रेम में, बट आपको पता है कि ग्राउंड फ्रेम में जितना लॉस हुआ है, सॉरी गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, उतना ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी हुआ है। कैलकुलेशन हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से नहीं कर रहे, कैलकुलेशन हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से नहीं कर रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली एक्सेलरेट की। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठोगे तो आपको दिखेगा कि वर्टिकली एक्सेलरेट करके आया, तो सूडो फोर्स लगाओ यार ऊपर की तरफ, अब सूडो फोर्स का वर्क लो। तो ये सब चीजें नहीं करनी है हमको, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ग्राउंड फ्रेम में, बट मुझे ये कंसेप्चुअली पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी चेंज आई है काइनेटिक एनर्जी की, उतनी ग्राउंड फ्रेम में आई है। इसलिए अब एक्सप्रेशन मेरा थोड़ा छोटा हो जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो MGL ये आपका लॉस हुआ, और गेन कितना हुआ, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। म्यू कितना है आपका, m इंटू 3m बाई 4m इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। और यहाँ से देखोगे तो आपके पास ये एक लाइन में निकल चुका है। सो वी रिलेटिव की वैल्यू आ गई आपके पास 8mgl। अच्छा m भी तो कट जाना है, m कट जाना है, m को हटा देते हैं। तो आ रही है 8gl/3 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पहले पार्ट में उसने यही पूछा था कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की कितनी है, तो एक लाइन में आंसर ही निकल चुका है। अगर कन्वेंशनल तरीके से करते तो क्या करते हैं, स्टेप्स थोड़े लंबे होते हैं। ये कैलकुलेशंस आपने ग्राउंड पे मतलब ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में किया है, इसमें दो स्टेप करना पड़ता है। एक मोमेंटम कंजर्वेशन कि m इंटू वी बी शुड बी 3m इंटू वी डी, ये एक इक्वेशन बना। और दूसरा इक्वेशन होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप लिखते हैं तो mgl का लॉस हुआ और काइनेटिक एनर्जी का गेन, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, हाफ m इंटू वी बी स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू वी टी स्क्वायर।
और vt को एलिमिनेट करते आप वहां से, कहां से पिकअप करते आप, फर्स्ट इक्वेशन में जो मोमेंटम कंजर्वेशन आपने लिखा है उसको आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, फिर सॉल्व करते, अपने आप ही आंसर आता है। समझ आइए सभी को, ये स्टेप समझ आ गया, कितना छोटा सोल्यूशन समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन। जब अपना स्ट्रिंग जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब उस पे टेंशन कितनी ऐड कर रही होगी, ये हमको फाइंड करना है। अब इस पे आ जाते हैं। तो एट लोएस्ट पोजीशन अगर आप देखोगे, एक बार फिर से इसको रीड्रॉ करता हूँ। अगर आप लोएस्ट पोजीशन को चूज करते हो, जैसे ये वाला पोजीशन को चूज किया हमने, ये सेकंड पार्ट के लिए करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना फ्रेम फिक्स कर लिया, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की वेलोसिटी तो vt थी आगे की तरफ, तो उस केस में क्या दिखेगी आपको, ये पीछे की तरफ आती हुई दिखेगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस रिलेटिव वेलोसिटी से मुझे मैटर है, तो मुझे दिखेगा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी इस तरफ आ रही है। सो दिस इज वेलोसिटी रिलेटिव, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, जो कि आपका vb प्लस vt है, ये आपको पता है। दिस इज vb प्लस vt, जो आपने सिंबल्स यूज किए थे पहले, बस उसमें ऐड कर देना, vb प्लस vt कर देना है। मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज से देखो एक्चुअली मतलब नहीं है, आई डोंट नीड इंडिविजुअल वैल्यूज। आपका जो सेंटर ऑफ मास है, पहले ये चीज सोच के देखो, सेंटर ऑफ मास छोड़ो, अभी पहले इसकी बात करो। क्या ये इस वक्त अभी एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है? इस वक्त की बात कर रहा हूँ, क्या ये एक्सेलरेटेड है या अनएक्सेलरेटेड है? Unaccelerated. अनएक्सेलरेटेड, क्योंकि जो भी फोर्सेस है वर्टिकल है, और ये ट्रॉली तो हॉरिजॉन्टली ही शिफ्ट कर सकता है, वर्टिकली शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब दिस ट्रॉली इज अनएक्सेलरेटेड एट दिस मोमेंट, नॉट एट एवरी इंस्टेंट। एट दिस मोमेंट दिस इज अनएक्सेलरेटेड। सो आई एम श्योर कि इस फ्रेम में जो भी एक्सेलरेशन पर्टिकुलरली लोअर मास का आएगा, मतलब जो बॉब का आएगा, वही एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम में भी होगा, ये पक्का है। ये बात समझ आ रही है आपको? राइट राइट। यस जो भी एक्सेलरेशन उसकी अभी आपको दिख रही है इसके फ्रेम में, वही एक्सेलरेशन उसकी ग्राउंड फ्रेम में भी डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज unaccelerated at this moment, unaccelerated at this moment, therefore acceleration of bob with respect to point of suspension will be equal to acceleration of bob with respect to ground, bob with respect to ground, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी आप बताइए। उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या दिखेगा, लोकस कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर्कुलर ही तो दिखेगा ना, क्योंकि आप ये इस पे बैठ गए मतलब ये तो फिक्स हो गया। और यहाँ से बस आपको क्या दिखेगा, ऐसे गोल गोल चक्कर काटता हुआ दिखेगा, राइट, दिखेगा नहीं दिखेगा। सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज होती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय r का। तो इसमें v कितना दिखेगा आपको, v रिलेटिव दिखेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय l कर लेंगे, तो आपको एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी इसके रिलेटिव, व्हाट यू सी इज v रिलेटिव का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, l कर लेंगे। सो दिस इज द एक्सेलरेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन, एंड नाउ आई एम सेइंग दैट दिस विल बी द सेम एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आल्सो। तो अब आपको क्या करना है, बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ आपको वेट दिखेगा, टेंशन दिखेगा, और नीचे की तरफ आपको वेट दिखेगा mg, और आप बोलेंगे कि ऊपर की तरफ इसके पास एक एक्सेलरेशन है कितने का, v रिलेटिव का स्क्वायर बाय l का। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, t माइनस ऑफ mg विल बी m इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर ओवर l, और v रिलेटिव आप निकाल चुके उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो t की वैल्यू हो गई आपकी mg प्लस m बाई l इंटू 8gl बाई 3 हो जाएगी। यहाँ से l और l कैंसिल आउट हो गई, सो 3 प्लस 8 इज 11, सो 11 mg बाई 3, यही आपके आंसर हो गए। देख के बताओ कि कुछ दिक्कत आ रही है तो। आई हैव ट्राइड टू बी एज कॉन्साइज, और जितनी डिटेल से मुझे सारी चीजें बतानी थी सारी बता रहा हूँ आपको। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अगर कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अगर दिक्कत है कहीं पे तो पूछिए, किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यहाँ पे एक वेज बना रखा है जिसके अंदर हमने एक हेमिस्फेरिकल कैविटी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। दिस इज हेमिस्फेरिकल कैविटी। इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस थी आपको आर दे रखी है, दिस रेडियस इज गिवन टू यू, दिस हैज द रेडियस ऑफ आर। इस वेज की मास को हम मान लेते हैं कैप्लर में। यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक छोटे मास m को प्लेस कर रखा है, एनी मास m, स्मॉल m है, ठीक है। वेज के लिए कैप्लर और उस छोटे से बॉल के लिए स्मॉल m यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है ऑल सर्फेसेस इन कांटेक्ट आर स्मूथ, ऑल सर्फेसेस इन कांटेक्ट आर स्मूथ। Now there are few questions. Pehla, the first part says find the maximum height attained by m on the other side of hemisphere। मतलब जब ये नीचे उतरेगा उसके बाद फिर दूसरी तरफ कितना ऊंचा जाएगा, ये पहला पार्ट पूछा गया है। सेकेंड पार्ट आस्क्ड इज find maximum velocity of wedge कितनी फास्ट मैक्सिमम मूव कर सकता है, तो ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है। ये वॉल के साथ कांटेक्ट कब ब्रेक होगा, ये वॉल के साथ कांटेक्ट कब ब्रेक होगा, वेज का कांटेक्ट वॉल के साथ कब ब्रेक होएगा, या नहीं बताएंगे आप लोग? नींद आ गई क्या आप सबको? नींद आ गई? सर इतना बेकार चीज पढ़ाया अब नींद आ गई, ऐसा कुछ है क्या? सच में नींद आ गई? कोई कुछ नहीं बोल रहा यार, मेरी आवाज आ भी रही नहीं आ रही, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या आप सबको नींद आ रही है? हाँ, टायर्ड हो गए सभी? यस तो करें या नहीं करें, अभी करें या नहीं? नॉर्मल रिएक्शन 0। नॉर्मल रिएक्शन देखो। नॉर्मल रिएक्शन या 0? नहीं नहीं, नॉर्मल अच्छा नॉर्मल रिएक्शन तो 0 होगा, वो एक अलग बात है, बट कहाँ पे होगा, कहाँ वाल पे? पे, हाँ वाल पे। नहीं नहीं नहीं, कौन से पोजीशन पे ये बॉल कब होगा, कहाँ पे होगा जब ये, ओके ओके, कब? अगर आप देखोगे तो जब तक ये यहाँ पे रहेगा, मतलब लोअर हाफ पे, मतलब ये वाले हाफ में, मतलब ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट की तरफ रहेगा, तब तक पक्का है वो कांटेक्ट में रहेगा, राइट। क्योंकि इससे यस जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो आपका परपेंडिकुलर सरफेस मिलेगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन का एक इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ कंपोनेंट है जो उस पेज को क्या करेगा, वॉल के अगेंस्ट पुश करके रखेगा। बट द मोमेंट ये इधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा, तब उस केस में क्या होगा, इस पे रिएक्शन किधर डालेगा, वो इधर डालेगा, और इस रिएक्शन का क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो राइट की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, राइट। इसका मतलब जब तक ये मास नीचे नहीं उतर जाता, सबसे नीचे नहीं उतर जाता, तब तक क्या होगा, ये वेज अपना क्या होगा, उसी जगह पे कांटेक्ट मेंटेन करके रखेगा। क्या आपको ये बात समझ आई है? इसका यस मतलब हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से सीधे ले आते हैं, और देखो मैंने वेज के साथ अभी तक कोई कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया है, विच इज वेरी लॉजिकल, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी दिखा देते हैं कि इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी। ये वेलोसिटी तो आराम से निकाल सकते हैं, राइट। रूट अंडर 2gr होगा ही नहीं होगा, होगा ना रूट अंडर 2gr, यस राइट। आप क्या कंडीशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, पोटेंशियल एनर्जी का गेन, मतलब mgr का लॉस, और ये हाफ mv² से इक्वेट किया, तो ये v की वैल्यू आपको रूट अंडर 2gr मिल गई। और वैसे भी आपको एक कंडीशन अगर याद हो तो मैंने बहुत बार इसको यूज किया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है तो फिर v² इक्वल टू u² प्लस 2gh या माइनस 2gh डायरेक्ट करते हैं, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h हाइट नीचे गिरना है या r हाइट नीचे गिरना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, रूट अंडर 2gr होगी। आई होप आपको समझ आ रही है, राइट। यस ठीक है। अब इसका नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है, इसका नेक्स्ट मोमेंट का जस्ट एक छोटा सा नेक्स्ट मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके जस्ट पास में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट करा दें।
और ये मास अभी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर चुका होगा, इसको हटा देते हैं। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि इसको जो नॉर्मल रिएक्शन इधर मिल रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस, वही नॉर्मल रिएक्शन अपने वेज को भी मिल रहा है इधर परपेंडिकुलर टू सरफेस, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर से ये एंगल भी थीटा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, दिस pushes the wedge, pushes the wedge, ठीक है। तो वेज को वही मूव करा रहा है। तो इनफैक्ट देखोगे तो वेज के पास भी अब काइनेटिक एनर्जी आने वाला है, राइट, है ना? आएगा ही नहीं काइनेटिक एनर्जी वेज के पास। सर Yes. बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, किस पोजीशन पे? और ऊपर वाले बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जब बॉल एकदम नीचे रहेगा, हाँ, जब वो नीचे रहेगा तब नॉर्मल उसके एक्शन, जस्ट बाद से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। उसके जस्ट बाद से कांटेक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे तो वेज के पास पता है एक वेलोसिटी तो आ चुका है, सम वेलोसिटी, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज, के लिए v डैश लिख लेते हैं, ठीक है। ये वेज का वेलोसिटी है, और इसमें ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर चढ़ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा, और साथ साथ में सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द वेज आल्सो, तो v डैश भी होगा इसके पास, और उसके बाद फिर इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ये बेसिकली क्या होगा, उस मास का वेलोसिटी होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है। अब क्वेश्चन में पहला पार्ट उसने क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय n ऑन द अदर साइड ऑफ द हेमिस्फीयर। जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तब रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? V dash. जीरो। v डैश बोल रहा है, रिलेटिव sorry, वेलोसिटी yeah. की बात कर रहा हूँ। हाँ right. रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? जीरो ही तो होगा ना, क्योंकि और अब नहीं चढ़ रहा है, और नहीं चढ़ने का मतलब क्या है कि वेज के ऊपर चढ़ के देखें तो हमको क्या दिखेगा, जीरो ही तो दिखेगा, राइट राइट। Yes. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं इसको, कि अगर मैं इसको वापस से थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन को रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये थोड़ी सी आगे और शिफ्ट हो चुकी है। तो इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे आ चुका है, और अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, दिस हैज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीरो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी वेलोसिटी ऑफ वेज का होगा, जो भी वेलोसिटी ऑफ वेज होगा, इसको vw मान लेते हैं, तो इसके पास भी क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगा। आ रही बात समझ में आपको? तो वेलोसिटी ऑफ बॉल या जो भी है, इसको आप ले सकते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेज से मैच करेगा। क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं हुई है। क्या आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? यस Yes. ठीक है। अब आप इनमें से दो डायग्राम को कंपेयर करो, ठीक है। ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम को कंपेयर करो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस दोनों डायग्राम के बीच में सारा स्टेजेस जो भी कंसीडर करें, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे। यस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकते, यस राइट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा ग्राउंड फ्रेम में, और जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा सेम सेंटर ऑफ फ्रेम में, दोनों सेम होगा, राइट राइट। यस Yes. अगर मैं लास्ट वाले डायग्राम की बात करूं तो उसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? लास्ट वाले डायग्राम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर हाफ म्यू इनटू bw होल स्क्वायर, थप्पड़ मारूंगा, सॉरी जीरो भी रिलेटिव लेना पड़ता है, जीरो होगा सर। जीरो होगा, वी रिलेटिव लिख रखा है जीरो है, फिर वी डब्ल्यू बोल रहा है, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर है, और वी रिलेटिव तो जीरो है वहां पे, इसका मतलब जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू वी डब्ल्यू स्क्वायर, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिला के आपने लिखा, बट सेंटर ऑफ मास में तो जीरो आएगा। बट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, आप देख के बताओ। फर्स्ट डायग्राम में कितना है, हाफ इंटू mm बाई m प्लस m इंटू v माइनस जीरो का स्क्वायर, राइट, हाफ mm बाई m प्लस m इंटू v माइनस जीरो का स्क्वायर।
Yes. राइट, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं। अब यही काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो गया ना, और आपको पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में सेम लॉस होगा। इसका मतलब जस्ट इसी को क्या करना है, पोटेंशियल से इक्वेट कर देना है, पोटेंशियल का राइज से इक्वेट कर देना है। तो एम मास जो भी हाइट राइज किया है mgh, उससे बस इक्वेट कर देंगे, एक लाइन में देखो आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आपको लंबा करके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वही ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं अब यहाँ से इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हाइट को हमने h मान लिया, यही हमको फाइंड करना है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस हाइट ओनली, ठीक है, ये हाइट निकालनी है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको सिचुएशन ए कह लेते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन ए है और इसको सिचुएशन बी कह लेते हैं, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, एफ हॉरिजॉन्टल, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 0 है। एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड हेंस लिख सकते हैं, एंड हेंस initial velocity of center of mass will be final velocity of center of mass. Therefore, change in kinetic energy, ये मैं हर 2-3 बार लिख दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से इतना लिखा नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना लिखते नहीं है। So change in kinetic energy of system in G frame will be change in kinetic energy of system। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आप भी जब लिखें तो आपको ये याद हो कि कौन सा कंडीशन है, नहीं तो फिर आपको इतनी जल्दी से इस सारी चीजें स्ट्राइक नहीं करेगी, इन सी फ्रेम हो जाएगी, ठीक है। और अब हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो लॉस हुई है, सॉरी गेन हुई है, इसको काइनेटिक एनर्जी का लॉस से इक्वेट करना पड़ेगा अपने को। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की गेन कितनी हुई है आपकी, mg टाइम्स ऑफ h, और काइनेटिक एनर्जी की लॉस कितनी हुई है, हाफ into mu into v minus 0 का स्क्वायर and minus of half mu into vw minus of vw का स्क्वायर। v रिलेटिव खुद ही 0 है, तो इसका मतलब कितने आ गए आपके पास, mgh will be half of mm by m plus m into v square। v की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 2gr निकाली थी, रूट अंडर 2gr। अब यहाँ से ये 2 कट गया, ये स्मॉल m कट गया, ये g और ये g कट गया, और अगर आप देखोगे तो स्मॉल h की वैल्यू आपको मिल गई है कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड दैट मल्टीप्लाइड विद r। ये आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है। ये Yes, पहला sir. पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है, ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का जो हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करो आप कि हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया डायरेक्टली यहाँ से उठ के यहाँ के बीच में नहीं लगाया मैंने, मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में तो वो एक्सटर्नल फोर्स उसको मिल रहा था ना, राइट, यहाँ से मिल रहा था ना, जो कि एक्सटर्नल फोर्स होता है सिस्टम के लिए। रिमेंबर, वो मैंने आपको लॉजिक ऑलरेडी समझाया था। अरे हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। Yes, sir. ठीक है, मुझे लगता है आप सब बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए, एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें भी और फिर 10-15 मिनट लग जाएगा, मुझे लगता नहीं आप इतना पेशेंस से सुन पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप ये खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो वेज का निकालना है ये आप खुद से फाइंड करके देखिए कितना आता है, ठीक है। और भी मैं 2-3 क्वेश्चन जेईई एडवांस के प्रैक्टिस के लिए, मतलब ये इस तरह के रिलेटेड कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दूंगा, मतलब आप वो खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसी पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर देता हूँ, फिर आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। Thank you, sir.